हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपको हमेशा हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कुछ एनेस्थीसिया रिलेटेड पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए एक पेज दिख रहा है आपको जिसमें कि एनेस्थीसिया रिकॉर्ड लिखा है। इसमें मेनली क्या होता है कि ये मेनली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम होता है कि सर्जरी के दौरान जो भी मेडिकेशन दिया जा रहा है, जो भी प्रोसीजर पेशेंट के साथ हो रहा है, वो सब जो है एक फ़ाइल में मेंटेन करना। तो मेनली कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें या तो वो सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जिस पार्ट में दिक्कत है उस पार्ट को सुन कर के किया जाता है, या फिर स्पाइनल या फिर रीजनल एनेस्थीसिया या फिर नर्व ब्लॉक करके करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन को जो है वो शून्य कर दिया जाता है। और क्या होता है कि एक जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें पूरे बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बॉडी को शून्य कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, आदमी जो है इंसान जो है पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगी हैं और किस तरीके से क्या क्या मेडिकेशन करी गई हैं, वो सब कुछ मेंटेन करना होता है एक फ़ाइल में। तो इस फाइल को भरना तो वैसे सबको मतलब आना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिक, वो जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो मेनली इसमें क्या है कि ये मेनली एक सीट है जिसपे कि पेशेंट का नाम मेंशन करना है, उसका एज और जेंडर। ठीक है, और उसमें जो है उनका हर एक हॉस्पिटल में अलग होता है, कहीं पे UHID नंबर होगा, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, कहीं CR नंबर, कहीं रिस्ट बैंड नंबर। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की डिटेल मेंटेन करी जाती हैं। फिर है कि किस डेट में ऑपरेशन हो रहा है, बेहोशी के डॉक्टर का नाम लिखना है, एनेस्थेटिक का, और फिर सर्जन का नाम यानी कौन से डॉक्टर जो हैं ऑपरेशन करेंगे। फिर ऑपरेशन जो है करने से पहले कुछ चेकलिस्ट होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। वो है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ये नहीं कि मान के चलिए राम नाम के पेशेंट का ऑपरेशन करना है और आप किसी और नाम के यानी मोहन नाम के पेशेंट को ला दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि राम का ऑपरेशन होना है तो राम पेशेंट ही आए। तो सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। फिर है नील पर ओरल यानी कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले 6 से 8 घंटे पहले कुछ भी खाने पीने नहीं देना होता है। ठीक है, मेनली 6 घंटे पहले कुछ भी सॉलिड खाना नहीं होता है, 4 घंटे पहले कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं पीना होता है। तो ये जो है पूरी तरीके से बेहोशी में अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ये कंपलसरी है मेंटेन करना। तो NPO होना होता है पेशेंट को। फिर है प्री मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज को उनकी कंडीशन को देखते हुए। कंसेंट लिया जाता है सर्जरी के लिए, उनको जानकारी दी जाती है कि ऑपरेशन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ऑपरेशन कैसे करना है। फिर है कि एनेस्थीसिया मशीन वगैरह यानी कि अब OT की चीज़ें भी चेक कर लेनी होती है, मशीन वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि सर्जरी में और एनेस्थीसिया के टाइम में नीड होंगे, ज़रूरत होंगी जिनकी, उनको चेक कर लेना है। पूरा चार्ट अच्छे से रिव्यू कर लेना है, देख लेना है। सक्शन मशीन, डिफिब्रिलेटर, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। और जो भी मेडिकेशन का सामान है, जो भी दवाइयाँ लगेंगी, उन सबको प्रिपेयर कर लेना है। फिर है कि अब आता है प्री ऑपरेटिव बेसलाइन पैरामीटर यानी कि आपको ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान यानी प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और ऑपरेशन के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव, आपको सभी टाइम में क्या करना है कि पेशेंट का वाइटल लेते रहना है। वाइटल में क्या, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है फाइल में, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में। फिर है कि क्या क्या मॉनिटर्स अटैच करे जाते हैं, तो वो तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मेनली जो कॉमन है वो है SpO2 प्रोब यानी कि उनका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करा जाता है, ECG चेक करा जाता है, और BP कफ हाथ में बांध दिया जाता है उनके ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। और जो है CVP IVP वो बहुत ही मतलब कम यूज करा जाता है लेकिन करा जाता है। फिर है कि EtCO2 देखा जाता है, अगर पेशेंट को GA दिया गया है तो उनका EtCO2 देखा जाएगा। टेम्परेचर देखा जाता है, रेस्पिरेशन देखा जाता है। फिर है नेक्स्ट कि कौन सी टेक्निक से ऑपरेशन करना है यानी कि कौन सी एनेस्थीसिया देनी है, तो जनरल एनेस्थीसिया देना है या फिर रीजनल जिसमें कि स्पाइनल एपिड्यूरल होता है, या फिर नर्व ब्लॉक देना है, या फिर मैक में करना है।
तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर जीए में हो रहा है तो जीए पर टिक करना है, मैक में हो रहा है तो मैक में टिक करना है, और रीजनल में हो रहा है तो रीजनल, यानी जिस तरह की एनेस्थीसिया दे के, जिस टेक्निक को अपना के ऑपरेशन करा जा रहा है, बेहोशी दी जा रही है, तो उसमें टिक करना है। फिर आपका क्या है कि प्री ऑक्सीजनेशन, यानी कि जब मरीज़ को इंड्यूस करते हैं, यानी मरीज़ को बेहोशी देते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं कि ऑक्सीजन दिया जाता है मरीज़ को। प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं 3 से 5 मिनट तक, मैंने 3 मिनट तक तो करना ही होता है। इसमें लंग्स को ऑक्सीजन से फिल कर दिया जाता है, क्योंकि मरीज़ जो है वो खुद से ऑक्सीजन की जो नीड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो कुछ समय के लिए जो है ऑक्सीजन से पूरा अच्छे से भर दिया जाता है लंग्स को। तो ये है प्री ऑक्सीजनेशन, 3 मिनट तक करते हैं। फिर है कि इंडक्शन कैसे किया जा रहा है। इंडक्शन का मतलब होता है कि मरीज़ होश में है, उसको बेहोशी में लाना है, ठीक है। होशी से बेहोशी में जाने को इंड्यूस कहा जाता है, यानी कॉन्शियस से वहाँ से अनकॉन्शियस करा जा रहा है। तो ये 2 रूट से हो सकता है, या तो इंट्रावेनस यानी दवाइयाँ दे के आईवी रूट से, या फिर इन्हेलेशनल रूट से, यानी मास्क लगा दिया जाता है और गैसेज और वेपोराइजर्स डिलीवर करे जाते हैं। तो इंट्रावेनस या इन्हेलेशनल किस रूट से करा जा रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर है कि मास्क से या फिर एलएमए से या फिर इंट्यूबेशन से क्या करा जा रहा है। तो यहाँ पे मास्क से भी कर सकते हैं, लेरिंगियल मास्क एयरवे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, या फिर इंट्यूबेशन जो है कॉमन है, इंट्यूबेशन से भी करा जाता है। इसमें ईटी ट्यूब डाल के इंट्यूबेट कर दिया जाता है। अब ओरोट्रैकियल या फिर नेजोट्रैकियल, यानी नाक के रास्ते से भी ट्रैकिया में डाला जाता है और मुंह के रास्ते से भी। तो कॉमन जो है वो मुंह के रास्ते से है, ओरोट्रैकियल है। और कौन सा ट्यूब यूज करा जा रहा है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है, रेड रबर का है, या फिर आर्मर्ड है। तो आर्मर्ड या फिर पीवीसी का ट्यूब मोस्टली यूज करा जाता है। अब है कि साइज़ क्या है, तो वो डिपेंड करता है एज पे, यानी कि अगर एडल्ट है तो उनमें 7, 7.5, 8 ऐसे ट्यूब्स पड़ जाते हैं। तो मेनली साइज़ वो पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, उनके हेल्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब है कि पैक यानी कि गले में जो है वो लंबा सा गॉज पीस नहीं कह सकते हैं, बैंडेज का बनता है, वो पैक कर दिया जाता है गले में मैगिल फोर्सेप के हेल्प से। तो ये पैक करना भी सारी सर्जरीज में ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर मुंह का ऑपरेशन होना है तो उसमें पैक डालना ज़रूरी हो जाता है। फिर है कि एट्रॉमेटिक या फिर ट्रॉमेटिक, यानी कि पेशेंट का जो है मान के चलिए एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ट्रॉमेटिक पेशेंट है, यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ है। और अगर नॉर्मल है, अपने आप को बीमारी शरीर में हो गई है, तो वो एट्रॉमेटिक है, ठीक है। अब इसमें पोजीशन भी मेंटेन करना होता है कि कौन से पोजीशन में ऑपरेशन करना है, एनेस्थीसिया देना है, तो वो सुपाइन पोजीशन है या फिर प्रोन पोजीशन है। तो ये एनेस्थीसिया रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो इसमें जो है एनेस्थीसिया से रिलेटेड है कि सुपाइन पोजीशन में उनको एनेस्थीसिया दिया गया या फिर प्रॉन में, तो मोस्टली सुपाइन में दिया जाता है। अब आपका है कि आई प्रोटेक्शन, तो आई प्रोटेक्शन के लिए आँख में जो है वो एंटीबायोटिक का जेल डाल दिया जाता है, मेनली जेंटिल जेल का यूज कर लेते हैं। तो ये जो है आँख में डाल के फिर उसे अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि आँख में भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। फिर है कि लेरिंगोस्कोप ब्लेड कितने नंबर का लिया गया, यानी लेरिंगोस्कोपी करते हैं जिससे लेरिंग्स को विजुअलाइज कर लेते हैं। उसके बाद इंट्यूबेट करा जाता है, ट्यूब डाली जाती है, तो कितने नंबर का ब्लेड यूज करा गया, तो ये भी चीज़ें मेंशन करनी होती है। बच्चों में अलग साइज़ का ब्लेड, एडल्ट में अलग साइज का ब्लेड, तो अलग अलग साइज़ इसके अवेलेबल भी होते हैं। तो मेंशन करना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर कितने नंबर का ब्लेड यूज करा गया। फिर है कि ट्यूब कौन सी यूज करी गई, कफ या अनकफ्ड। और लेरिंगोस्कोपी करके अगर किया गया है तो अंडर विजन में है, और ऐसी ट्यूब डाल दिया गया है तो वो ब्लाइंड है, तो अंडर विजन में है या फिर ब्लाइंड में है, तो वो आपको टिक करना है। और ये जो ट्यूब है वो कितने पे फिक्स करा है आपने, तो अगर 6 नंबर की ट्यूब है तो 18 पे फिक्स करेंगे, 7 नंबर की है तो 21 पे, यानी कि उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी नंबर की ट्यूब है तो उतने पे उसको फिक्स करा जाता है। फिर है कि आपने कैसे कंफर्म करा कि आपकी जो ट्यूब है, जो इंट्यूबेट करा है आपने, वो सही करा है।
तो इसके लिए तरीका है, इसको आपको कैसे जानना है। तो मेनली EtCO2 कैलिब्रेट करा जाता है, यानी कि एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 के कंसंट्रेशन को पता किया जाएगा। CO2 जितना भी सांस छोड़ रहे हैं उसमें कितना CO2 का मात्रा है, तो ये अगर आप जान गए तो मेनली आपको जो है इससे भी पता चल जाता है कि ट्यूब सही से पड़ा है या नहीं। तो EtCO2 का रेंज देखा जाता है। फिर है कि ऑस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। ऑस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप के हेल्प से चेक करते हैं। बायलेटरल यानी दोनों साइड जो है चेस्ट पे स्टेथोस्कोप की हेल्प से साउंड सुनेंगे और देखेंगे सही से ट्यूब पड़ा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पूरा तरीका है। फिर आगे है कि कौन सी सर्किट यूज करी गई है, वेंटिलेशन का मेथड क्या है। तो स्पॉन्टेनियस पे या फिर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे या फिर असिस्ट पे, तो ये चीज़ें आपको टिक करनी है। फिर है कि सर्किट कौन सा यूज किया गया, क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड या फिर ओपन। तो अब वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर पे आपको हर एक पेशेंट के लिए टाइडल वॉल्यूम अलग फिक्स करा जाता है, रेस्पिरेशन रेट अलग होता है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी का रेशियो जो है वो सेट करा जाता है, पीप और PI ये सब अलग अलग सेट करा जाता है, EtCO2 ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है फाइल में। फिर है कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई। तो मेनली जो है क्या दिया जाता है, एक बेसिक जानकारी के लिए, ये एकदम नहीं है कि यही दवाइयाँ सब में देंगे, लेकिन कॉमन जो मेडिकेशन करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट अगर GA में होना है तो उनको प्रोपोफॉल हो गया, फेंटा मेडा, अगर एडल्ट है तो फेंटा और मेडाज बना के देते हैं। और फिर जो है उनको वैक्यूरोनियम दिया जाता है, एस्कोलिन दे सकते हैं। एस्कोलिन शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, तो उसके लिए जो है उस कंडीशन में लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के रूप में वैक्यूरोनियम दे सकते हैं। तो इस तरीके से मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। इंड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपका जो है प्रोपोफॉल दिया जाता है। एनाल्जेसिक के रूप में फेंटा को दिया जाता है। सिडेटिव ड्रग में आपका जो है मेडास दिया जाता है। इसके बाद भी आपको जो है एमसेट पेन 40 दे देना होता है, क्योंकि ये सारी दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कुछ इनको वॉमिटिंग जैसा लग सकता है, एसिडिटी गैस वगैरह बन सकता है, तो उसके लिए एमसेट पेन 40 दे सकते हैं। फिर अगर सर्जरी ऐसी है जिसमें ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, उसके लिए ट्रेनेक्जा चला सकते हैं। ट्रेनेक्जा जो है वो मेडिकेशन बहुत अच्छा होता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, तो ट्रेनेक्जा चला सकते हैं। वो भी सबके वेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग एज अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग उनको जो है मेडिकेशन करा जाता है। तो ट्रेनेक्जा दे सकते हैं, PCM का ड्रिप चला सकते हैं, और जो है फ्लूइड तो चलना होता है। वो अगर डायबिटिक है तो NS चलाएंगे, डायबिटिक नहीं है और अगर कोई भी उनको दिक्कत नहीं है तो RL चल सकता है। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार फ्लूइड भी डिसाइड होता है कि उनको DNS चलेगा, D5 चलेगा, D10 चलेगा या फिर ब्लड चढ़ेगा, क्या उनको चढ़ेगा RL NS, क्या वो उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो मेडिकेशन में आपका जो है मैंने बताया कि बेसिक मेडिकेशन क्या क्या करते हैं। तो अगर GA में होना है तो कुछ दवाइयों के नाम मैंने बताए हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं। लास्ट में जो है रिवर्सल ड्रग दे देंगे अगर GA में होना है, GA हुआ है, अगर उनको लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दिए गए हैं तो उनको लास्ट में रिवर्सल ड्रग दिए जाते हैं, जो कि है मायोपायरोलेट। और मायोपायरोलेट में क्या क्या होता है, तो ग्लाइको होता है और आपका नियोस्टिगमिन होता है। ठीक है, ये बेसिक है आपका। और इसमें आपका जो है डेक्सामिथासोन यानी डेक्सोना इंजेक्शन दिया जा सकता है, ट्रेनेक्जा दिया जा सकता है, अमीकासिन, PCM। तो ये सारी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि क्या क्या मेडिकेशन करना है। अगर उनका हार्ट रेट कम है, ज़्यादा है, तो उसके लिए अलग मेडिकेशन चलेगा, और अगर उनका जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए अलग मेडिकेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। जो बेसिक है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा। फिर है कि आपका जो है इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी फ्लूइड चढ़ रहा है, जैसे RL चढ़ रहा है तो 500 ml का RL कितना चढ़ा, तो वो भी वेट के अकॉर्डिंग होता है, यानी उनका एज और वेट के अकॉर्डिंग उनका फ्लूइड भी डिसाइड होता है। तो ये जो है RL या फिर NS जो भी है वो उसका अमाउंट लिखना होता है टोटल में। तो ये सारी थी बेसिक जानकारी जो कि आपको एनेस्थीसिया रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानने में आपको हेल्प करेंगी। तो इसको अच्छे से आप खुद भी समझिए, एक एक पॉइंट को डिटेल में, आप हो सके तो एक एक पॉइंट को सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं OT में या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में
तो आपको जो है ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें इतना ही। और भी बहुत तरह के एनेस्थीसिया हैं जिसमें स्पाइनल ब्लॉक दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक करा जाता है। तो वो सारी चीज़ें अलग तरीके से मेंशन करी जाती हैं फाइल में। और जीए जो जनरल एनेस्थीसिया है वो अलग तरीके से मेंशन करी जाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दी गई है तो उसके लिए साइट ऑफ इंजेक्शन इसमें लिखना होता है, किस टेक्निक से दिया गया और क्या क्या ड्रग्स दिए गए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। तो ये सारा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इनका जो है जो भी वाइटल्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर हुआ है जीए में या फिर जो भी एनेस्थीसिया दी गई हैं उसका जो है ग्राफ भी शो करना होता है। तो वो ग्राफ कैसे फिल करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग इसके पार्ट 2 में समझेंगे। और इंट्यूबेशन का तो आपने समझ लिया कैसे क्या होता है। तो जब ट्यूब निकालते हैं यानी कि जब पेशेंट को होश में लाते हैं तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आपको हो सकता है कि ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही हों, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप सारी चीज़ पे गौर करेंगे, सारे पॉइंट्स पे गौर करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।